अच्छा जी। पढ़ाई होने वाली है। लेक्चर 7 और 8 की वीडियो पहले की अपलोडेड है, अगर आपको पता नहीं है तो आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये जो सारे नोट्स हैं जिसके अंदर लेक्चर 1 से 8 तक सारा कुछ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। खैर, शुरू करते हैं लेक्चर 5 से। लेक्चर 5 स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के ऊपर है। तो सबसे पहले स्टेट होता क्या है? तो हाँ, मैं अच्छा, जो कोर्स पैक है ना उसके अंदर कोई 5-6 लोगों की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ कोर्स पैक, ये रहा, वही खोला ही हुआ था। प्लीज़ सही जगह पे खोल जाओ, अगर नहीं खुलता तो बात ख़त्म करते हैं। हाँ, ये रहा। इसके शुरू में ना, यहाँ पे ये देखो, वुडरो विल्सन की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, एरिस्टोटल की भी लिखी हुई है। अगर आप पॉज करके ये सारी देखना चाहते हो तो देख लो। लेकिन हमारी जो कोर्स इंस्ट्रक्टर थी ना, उन्होंने बोर्ड पे सिर्फ एक ही लिखी थी, वो थी वुडरो विल्सन की। तो और वैसे भी एक अच्छा आइडिया आपको दे ही देती है डेफिनेशन के, पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं, कुछ लोग ऑर्गन्स कहते हैं, कुछ लोग एलिमेंट्स कहते हैं, नहीं सॉरी, ऑर्गन्स गवर्नमेंट के होते हैं, इसको एलिमेंट्स ही कहते हैं। खैर, स्टेट के हिस्से क्या है? ठीक है, स्टेट के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? किसी भी चीज़ को अगर आप कह रहे हैं ये स्टेट है, कौन सी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं? सबसे पहले लोग होने चाहिए उसमें। ठीक है, लोग नहीं है तो स्टेट हो ही नहीं सकता। फिर टेरिटरी होनी चाहिए, ज़मीन नहीं होगी तो स्टेट नहीं हो सकता। उसके अलावा गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब स्टेट क्या था? डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइज फॉर लॉ। ठीक है, अगर लॉ वगैरह को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो खाक स्टेट है आपके पास। और आखिर में सॉवरेंटी। अगर आप उन कानूनों को असली हालत में ही नहीं ला सकते, हकीकत में ला ही नहीं सकते, वो जो जिस लॉ के लिए आपने इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं सही से कर पाते, आपके पास ताकत ही नहीं है। अगर ताकत ही नहीं है तो आपके पास स्टेट नहीं है। ठीक है, और सॉवरेंटी के यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा जाता है इसको, इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी का ये मतलब है कि आपके पास सुप्रीम अथॉरिटी होएगी अपने अपने लैंड के अंदर। जबकि एक्सटर्नल सॉवरेंटी ये होती है कि आपके ऊपर दूसरी कंट्रीज़ की इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हल्की फुल्की तो हर किसी की होती है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग आपका कोई, अगर आप कह रहे हो कोई स्टेट है आपके सामने, तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मतलब ये ना हो कि आराम से कोई कॉलोनिस्ट आके बैठ गया हो। ठीक है, उनका वो अपना स्टेट नहीं रहेगा, वो किसी और स्टेट की कॉलोनी बन जाती है फिर, आई गेस। खैर, वो अलग बात है। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के। अब कोर्स पैक, नाइस। सही कह रहे हो। मैं इसी की लाया था। अच्छा, खैर, आ, अब कोर्स पैक के अंदर इसको फिजिक अच्छा, देख लेते हैं। 5 4 3 2 1, नहीं बोला। अच्छा। अच्छा, स्टेट के जो एलिमेंट्स होते यार, ये सही है इसको। अच्छा, स्टेट के लफ्ज़ शायद आ रहा होगा। खैर, जो भी। अच्छा, कोर्स पैक के अंदर ना ये जो एलिमेंट्स हैं 4, इनको 2 में बांटा गया, फिजिकल बेसिस ऑफ अ स्टेट और पॉलिटिकल बेसिस ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो अगर सवाल में इस तरह से पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए ना, यही बातें हो रही हैं। तो ये हो गया कि स्टेट होता क्या है। उसके बाद है स्टेट क्यों होता है भाई, वजह क्या है इसके होने की? तो यही है, कहा यह जाता है कि लोगों की वेलबींग के लिए होता है। अगर लॉ और ऑर्डर होएगा ही नहीं, मतलब बस जंगल का कानून चल रहा है, तो लोग खुश नहीं रहेंगे, लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं रहेगी। जबकि एक वेलफेयर स्टेट वगैरह इस तरह का कोई मॉडल होएगा तो लोगों सबकी ज़िंदगी हम बेहतर गुजरेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है स्टेट का। सही कह रहा है। अच्छा, अब स्टेट आया कैसे हमारे पास? ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। अच्छा, कोर्स आउटलाइन के अंदर ये थ्योरीज नहीं लिखी हुई, कोर्स पैक में भी ये थ्योरीज नहीं लिखी हुई, लेकिन हमारी कोर्स इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाई हुई हैं।
तो मैं एहतियातन बता ही देता हूँ, लेकिन इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होगी आई गेस, लेकिन इंटरेस्टिंग है आई गेस। अच्छा, तो सबसे पहला डिवाइन थ्योरी, वो कहते हैं कि सारा कुछ अल्लाह की तरफ से आया है, स्टेट भी अल्लाह ताला ने बना के भेज दिया था हमारे पास। मतलब जो अल्लाह के कानून बनाए हुए हैं उनको फॉलो करोगे तो ये स्टेट ही आ जाता है हमारे पास, जो कैलिफेट वगैरह है। खैर खैर खाली इस्लामिक सेंट्रिक नहीं है, मतलब ऑब्वियसली क्रिश्चियंस वगैरह के भी अपने अकायद हैं। तो डिवाइन थ्योरी इन सारे जो आइडियाज़ हैं ना, जो कहते हैं कि किसी रिलीजन वगैरह की वजह से हमारे पास स्टेट आया है, उन सबको एक ही ब्रॉड कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि डिवाइन थ्योरी है, कि स्टेट आया है हमारे पास किसी खुदाई वजह से। उसके बाद आ जाती है पेट्रियार्कल थ्योरी। तो पेट्रियार्की आपको पता ही है कि जो बच्चा लड़का मेल पैदा होता है वो आपका फ्यूचर के अंदर जाके फैमिली की लेगेसी कैरी करता है, ट्रेडिशनल फैमिली हायरार्कीज जो भी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया यहाँ पे ये है कि ये जो सिस्टम था ना, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, और ये कि यार मर्द के बाद मर्द, मेल सुप्रेमेसी है वैसे ये, लेकिन फिर भी जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उसकी वजह से स्टेट आया, क्योंकि वो ये क्लियर हायरार्कीज पहले की बनाया था। अब ये कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, बस ये उन्होंने लिखा हुआ कि ऐसा होता होगा। पता नहीं कौन वेले थे जिन्होंने कहा पेट्रियार्की बहुत अच्छी होती है, उसी की वजह से आया होगा। खैर हाँ, इसके अलावा होती है मेट्रियार्कल थ्योरी। वो कहते हैं कि कुछ सोसाइटीज़ होती थी मेट्रियार्कल, जिसके अंदर मतलब औरतें भी मतलब डिसीजन मेकिंग वगैरह के में इन्वॉल्व होती थी। तो ये मेट्रियार्की होती है, मेट्रियार्कल सोसाइटी से मतलब होता है। तो इन सोसाइटीज़ के अंदर कहा जाता है कि यार ज़्यादा इक्वालिटी वगैरह थी, तो इसलिए मेट्रियार्कल थ्योरी ना ये कहती है कि वो जो ट्राइब था ना, इस तरह का कोई मेट्रियार्कल ट्राइब, उन्होंने ना आपस में देखा होगा कि यार ये मसले आ रहे हैं, हम सबका वेलफेयर चाहते हैं, हम सबको की प्रोटेक्शन चाहते हैं, सबको ये राइट्स वगैरह देने चाहते हैं कि यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने स्टेट बना लिया होगा। ये तुक्के हैं लोगों के, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। तो बस ये ऐसी बकवास है। नेचुरल थ्योरी ये कहती है कि स्टेट हमारे पास इसलिए आया क्योंकि इंसानों की नेचर ही ऐसी है कि वो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कुछ इस तरह का हायरार्किकल सिस्टम बन जाता है, लॉ एंड ऑर्डर वो चाहते हैं, तो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लोग भी इलेक्ट होते हैं वगैरह। तो इस तरह से ह्यूमन कम्युनिकेशन और को एग्जिस्टेंस की नेचर ही यही है कि स्टेट आ जाएगा खुद ही, ठीक है। और आखिर में आती है थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो खाली थॉमस हॉब्स की, और भी एक बंदा था, वो यही है कि यार ज़्यादा से लोग आपस में एग्री करते हैं कि यार हम ये चीज़ें चाहते हैं, तो इसलिए स्टेट बन गया। ये बहुत सिंप्लीफाइड है उसका वर्जन, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, लेकिन आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, बस ये एम ही मजाक था। आगे चलता है। अब आगे बात है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है किसी भी स्टेट की, जो आउटलाइन करती है बेसिक जो मोस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नेंस के, वो, और साथ मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देती है कि यार ये फेडरेशन का काम है, ये प्रोविंसेस का काम है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं उसके अंदर। वो इस तरह की डिटेल्स बताता है कि पावर किधर जा रही है स्टेट की, कौन स्टेट की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर किस तरह से गवर्न करना चाहिए, और कुछ बेसिक गाइडलाइंस जिसके इर्द गिर्द कानून बनाया जाता है। उसके अलावा ये है कि वो वेलफेयर जो है लोगों का गारंटी करने की कोशिश करती है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी इकसाम कह लो होती हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड, और ये उसकी अमेंडमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। मतलब अगर बहुत आसानी से अमेंड हो जाती है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर बहुत ही मुश्किल होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाई जाए, तो उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आगे जब बात होती है ना कि एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है कि सेमी रिजिड हो, मतलब इतनी भी फ्लेक्सिबल ना हो कि यार कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत ही नहीं है, और इतनी भी रिजिड ना हो कि मतलब जो वक्त की ज़रूरत है वो ना पूरी हो। खैर आगे ये है कि कंसाइज होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, मतलब तमाम एस्पेक्ट्स डिस्कस करे गवर्नेंस के, और क्लियर हो, डेफिनेट हो, मतलब ऐसी हमें बातें ना वेग बातें ना किए जाए कि ऐसा होना चाहिए, बताओ किस तरह से ऐसे होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। अब ये हम पढ़ रहे थे जी कि स्टेट के चार हिस्से होते हैं। तो एक गवर्नमेंट होती क्या है, कहते तो है हम, होती क्या है ये गवर्नमेंट? तो इसकी अपादोराई, पता नहीं क्या नाम है इस आदमी का, प्रोफेसर था कोई, उसने ना डेफिनेशन ये दी थी, एजेंसी थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज़ फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड रियलाइज्ड। तो क्योंकि सारी बात है, स्टेट क्या है, उसकी विल क्या है, कुछ भी नहीं पता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन कर लिया हुआ, असल में कुछ भी नहीं है, कॉन्क्रीटली कुछ भी नहीं है, स्टेट हाथ नहीं लगा सकते। तो विल ऑफ स्टेट क्या होती है?
ये कौन सी बॉडी डिसाइड करेगी? ये लेजिस्लेटिव आ जाती है, गवर्नमेंट की ब्रांच वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी एक ऐसी बॉडी होती है जो ये काम करे, विल ऑफ स्टेट को फॉर्मुलेट करे और उसको रियलिटी में लाए, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस होती हैं ये काम करने के लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब यार आपको पता ही है कि वो लेजिस्लेशन बनाते हैं, कानून साजी वगैरह का काम। एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बातें। और जुडिशरी के वो पता ही है आपको, 6 सुप्रीम कोर्ट के लेटर्स। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच आ जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के काम क्या होता है। तो सबसे पहला लॉ इन्फोर्समेंट, मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, रिपेलिंग एग्रेशन, मतलब अगर कोई राइट वगैरह चल रही है उसको कंट्रोल करना है। फॉरेन रिलेशंस मतलब जो विजिट वगैरह करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह, कि यार हम वहाँ पे गए, सऊदी अरेबिया में मिल के आए हैं, तो अच्छे रिलेशनशिप रखना दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अगर कोई जंग चल रही है तो वो डिक्लेयर करना कि यार हम इंडिया ने हमला कर दिया, हम जंग डिक्लेयर कर रहे हैं। और उसके अलावा टैक्सेशन, कलेक्शन और स्पेंडिंग, और जो स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स डिसाइड हो जाती हैं लेजिस्लेटिव बॉडी से, वो इम्प्लीमेंट करना ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होता है, ठीक है। आगे लेजिस्लेटिव ब्रांच आ जाती है जो असल में पॉलिसीज़ को डिस्कस करती है, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्लान्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पॉलिसीज़, दूसरी नेशनल पॉलिसी वगैरह। तो और उसके इर्द गिर्द कानून बनाती है, बजट पास करती है, लोगों की आइडियल स्टेट के अंदर लोगों की बातें सुन के उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कानून बनाती है। तो यही है कि पावर्स ओवर अदर ब्रांचेस की ये आ जाती हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑफिशियल्स को यही इलेक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता ही है नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी जिस आदमी को मिल जाती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सेनेट में मिल के प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरह से जजेस हैं, जजेस को भी यही वगैरह अपॉइंट करते हैं। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच की बहुत ताकत होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, ठीक है। आगे जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आपको पता ही है यार, मतलब कोर्ट लॉ वगैरह वाली बातें। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन या कोई कानून वगैरह इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं और जो पिछले डिसीजंस होते हैं उनको इंटरप्रेट करना होता है और बताना होता है कि क्या चीज़ कानून है, क्या चीज़ कानून नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये एडवाइज़री तौर पे भी एक्ट करती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव ब्रांच के अगर कभी कानून वगैरह के बारे में पूछ रहे हो तो एडवाइस भी दे सकती है कि आप अपने बिल के अंदर ये ना वर्डिंग करें, ये कर लें। इसके अलावा ये कभी कभी ऑर्डर्स भी इशू कर सकती है अगर वायलेशंस ऑफ लॉ की थ्रेट है। और इनका फंडामेंटल मकसद एक ये भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई ना। तो अब काफ़ी लोग गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आ भी सकता है कभी कभी सवाल। तो यही है कि पार्ट होल रिलेशनशिप होता है। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के पास अपनी ताकत नहीं होती, वो स्टेट की पावर से डिराइव करती है। ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट बात है, असल में तो इसका कोई मतलब नहीं, कागजी बातें हैं। गवर्नमेंट की मतलब ये हम ही हवा के अंदर बातें करें। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें से दूसरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पावर ले रहा है। हकीकत में इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपने लिख देना डिफरेंस पूछा जाए तो। उसके बाद स्टेट जो है वो मतलब परमानेंट सा होता है। पाकिस्तान एक ही है, गवर्नमेंट आती जाती है, वो वाला सीन है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्शन है जबकि गवर्नमेंट कॉन्क्रीट है। अब ये वाला पॉइंट कोर्स पैक में लिखा हुआ था, मैंने छाप दिया। लिखना है तो लिख लेना, ना लिखना तो ना लिखना, मैं तो नहीं लिखूंगा। मुझे यहाँ पे गड़बड़ महसूस हो रही है कि गवर्नमेंट कहाँ से कॉन्क्रीट होगी यार। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही है और ये भी एक कलेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रांचेस का। लेकिन कोर्स पैक में लिखा हुआ था तो मैंने छाप दिया, आपके ऊपर अब आपने करना है या नहीं करना। उसके बाद लेक्चर 6 शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा, ओ गलत खुल गया। अच्छा, लेक्चर 6 के अंदर सबसे पहली बात आ जी थी हम अब वापस आ रहे हैं 1861 में चले गए जी, अभी भी कॉलोनियल इंडिया में हम, ठीक है। अब हिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट नाम की एक एक्ट था, मिसजेंडर कर दिया ऑफ। इसके अंदर जो फंडामेंटल देखने वाली चीज़ है ना वो यही है कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना उसका नाम ना कैबिनेट रख दिया गया और उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गई लेजिस्लेशन के अंदर, और लेजिस्लेशन के अंदर नहीं, खैर बस कैबिनेट के अंदर। आप बस कैबिनेट ही कहना। किस तरह से उन्होंने ना जो वाइसरॉय का कैबिनेट था ना उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर्स में, ठीक है। उनको ऑर्डिनरी मेंबर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो मतलब लोकल इंडियंस होते थे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफिशियल मेंबर्स होते थे ब्रिटिश, ठीक है। ज़्यादा होते थे ऑफिशियल मेंबर्स, उनके पास ताकतें भी ज़्यादा होती थी, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते थे जो मतलब कॉमनर इंडियन वगैरह, उनको मतलब जो फालतू से गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती थी ना, एम ही छोटे मोटे काम वो दे दिए जाते थे।
कि मतलब फंडामेंटल जो ताकत है वो ब्रिटिश लोगों के पास ही रहे, ठीक है। लेकिन इंडियन एक्ट 1861 के बारे में ख़ास बात ये है कि पहला एक्ट था कॉलोनियल इंडिया का, जिसके अंदर इंडियंस को गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा एक बात है कि कमांडर इन चीफ जो होता था उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बनाता, ये फालतू बात है। देखने वाली बात बस यही थी कि ऑर्डिनरी मेंबर्स की सूरत के अंदर चाहे उनके पास ताकतें बहुत कम है, बस एडवाइज़र्स ही हैं बेसिकली, लेकिन उनको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन पहली बार मिलना शुरू हो गई थी। कब? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर। अगली बात आ जाती है एक्ट ऑफ 1892। अच्छा, इसके अंदर नाम नहीं लिखा हुआ था और मुझे कोई मिला भी नहीं है कि पता नहीं इंडियन काउंसिल एक्ट या नहीं, तो ये ऊपर मैंने भी चूस मारी है पैच नोट्स क्योंकि मुझे फ़नी लग रहा था। खैर, एक्ट ऑफ 1892 इसको कहते हैं। तो पहले वाला था 1861 का, तो 31 साल बाद जाके ना ये थोड़ा सा चेंज आता है। इस एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है ना उनके मेंबर इंक्रीज़ कर दिए जाएँ, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वाइसरॉय के काउंसिल के कैबिनेट के, उनको भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। मतलब अब इंडियंस को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, उनके मेंबर बढ़ गए, और उनको ताकतें भी ज़्यादा दे दी गई। अब वो बजट के ऊपर भी डिबेट कर सकते थे। अभी भी उनके पास वोटिंग की पावर नहीं थी बजट के ऊपर, लेकिन वो डिबेट कर सकते थे, बात कर सकते थे उसके ऊपर अंदर। और उनके पास ये भी नहीं था कि वो फॉलो अप क्वेश्चन वगैरह कर सके, उनके पास असल में कोई ताकत नहीं थी, बस ऐਵੇਂ बिठा दिया हुआ था खुश करने के लिए। उसके अलावा साथ ये भी होता है कि गवर्नर जनरल को भी एक बफ मिल गया था जी कि अब वो मेंबर नॉमिनेशन के लिए रूल सेट कर सकता था। लेकिन अहम बात इसके अंदर यही है कि हमने दिखाना है कि किस तरह से सेल्फ रूल इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ इंडिया के अंदर। तो शुरू में क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन 1861 वाले एक्ट ने आके ना ऑर्डिनरी मेंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और 1892 वाले एक्ट ने ना आके ये किया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी तादाद बढ़ा दी और उनको बजट के ऊपर डिबेट करने की एबिलिटी दे दी, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1902 के अंदर कुछ चेंजेस थे जिनको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। अब इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं, उसकी बैकग्राउंड ये है कि मार्ले और मिंटो ना बस थे कुछ लोग पावर के अंदर लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये आपको पता शायद याद हो, शिमला डेपुटेशन की बात हुई थी। शिमला डेपुटेशन में ये हुआ था कि मुसलमानों का एक ग्रुप गया था माले और मिंटो के पास, और मतलब उन्होंने बताया, अच्छा देखो ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हो गई, उन्होंने बताया जी कि इस तरह से हमारी डिमांड्स है वगैरह। तो वो माले और मिंटो कहते हैं कि यार अच्छा है आप आए हो, इस तरह से आपने अपनी डिमांड्स बताई हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप इस तरह से पार्टी बनाओ। इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन गई। खैर, ये जो माले मिंटो थे ना, इन्होंने इनकी बातें सुनी, मुसलमानों की जो डिमांड्स थे, और उनकी बेसिस के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स लाए थे उस वक्त, ठीक है। तो एक तो वैसे जनरल है जो खाली मुसलमानों के भी अलावा मतलब इंडियन ब्रॉडली उनके लिए एक रिफॉर्म आया था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना, अब वो क्रिटिसाइज़ कर सकते थे और फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। मेरा ख्याल है अभी भी वोटिंग पावर्स नहीं मिली थी, बस यही था कि मतलब ये जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस थी ना वो उठ गई, ठीक है। लेकिन बस अभी भी एक एडवाइजरी रोल ही है उनका, अभी भी कोई ताकत नहीं है उनके पास। तो जो और वो जो शिमला डेपुटेशन से जुड़ती है बात, वो ये है कि सेपरेट इलेक्टरेट्स का सिस्टम ना एक्सपैंड कर दिया और ना इंस्टीट्यूशनली रिकग्नाइज कर लिया। आम अल्फाज में कहा जाए तो आप कहते हैं उन्होंने सेपरेट इलेक्टरेट्स की गारंटी की है, लेकिन अगर आप डिटेल में घुसना चाह रहे हो तो ये है कि पहले ही थोड़ी फॉर्म में सेपरेट इलेक्टरेट्स एग्जिस्ट करते थे। पिछली ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कहती थी कि सेपरेट इलेक्टरेट्स होंगे, मतलब कहती थी या नहीं कहती थी, थोड़ा सा मडीड अप है, पता नहीं है। लेकिन इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, कहते हैं कि ना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई थी, फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया गया था कि इस तरह से सेपरेट इलेक्टेड होएगा, और जो रिजर्व सीट्स थी वो बढ़ा दी गई थी। तो इस तरह से मुसलमानों को फ़ायदा हुआ था। जो शिमला डेपुटेशन वाली बात है कि बैकग्राउंड में इसको क्या ये मैंने क्यों जिक्र किया, उसकी बात सुनी थी तो ये बात मान ली गई सेपरेट इलेक्टेड वाली, ठीक है। तो ये मार्लियामेंटो के बारे में है कि एक एनओ की अब जो थी इसका स्टेटस थोड़ा लिफ्ट हो गया था, वो क्रिटिसाइज़ कर सकते थे और फॉलो क्वेश्चन कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और यही कि सेपरेट इलेक्टेड्स। लेकिन अभी भी लोग खुश नहीं थे। खैर, एक इफेक्ट बताना भूल गया कि वाइसरॉय जो काउंसिल था ना, उसको पहला इंडियन मिल गया एक, ठीक है, पहला इंडियन इलेक्ट हो गया वाइसरॉय के काउंसिल के अंदर, मतलब एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी में पता नहीं इस तरह से कुछ चूज़ते, ये ना भी लिखो तो मसला नहीं। जो मेन बातें हैं वो यही है कि रिफॉर्म क्या थे, रिफॉर्म ये दो थे, ठीक है। तो ये मार्लियामेंटो हो गया।
इसी तरह से मोंटेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। तो पहले एम फिर MC, मेन कैरेक्टर बाद में होता है। 1919 में हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास, ठीक है। इसका गोल ये था कि जो उस वक्त के इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, जो कहते थे यार ये हम नहीं खुश इससे क्या बकवास कर रहे हो, एडवाइजरी बना के रखा हुआ है, सेल्फ रूल दो हमें, ये उनकी डिमांड्स को ना थोड़ा सा ख़त्म करना चाह रहे थे कि यार इनको तो चुप कराओ ना, थोड़ा सा दे दो उनको कुछ। तो इसके अंदर ये हुआ था, मोंटेग और चेम्सफोर्ड जो थे दोनों, उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो ये थे कि जो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके अंदर अब 3 सीट्स रिजर्व कर ली गई थी इंडियंस के लिए। 12 सीटें थी, उनमें से 3 रिजर्व कर ली गई इंडियंस के लिए, पहले नहीं थी। अब उसके अलावा अपर और लोअर हाउस दोनों के अंदर अब इलेक्टेड मेंबरान आना शुरू हो गए जो इंडियन हो सकते थे। और खैर नॉमिनेटेड उन्होंने अपने भी रखे फिर भी कि यार ब्रिटिश लोग रिप्रेजेंटेड रहे, हम कंट्रोल कर रहे हैं, याद रखो आपका बू कौन है। लेकिन 7 इलेक्टेड मेंबरान भी आ गए थे। उसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर हो गया था, ठीक है जी, कि उन्होंने फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बीच में ताकत बांट दी थी। तो इस तरह से जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, प्रोविंसेस वगैरह थे, मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले, वो भी आपस में मतलब अपने लोकल रीजन के अंदर अपनी मर्ज़ी के कानून वगैरह बना सकते थे। तो इसके ये फ़ायदा था। रिसेप्शन क्या थी, अभी भी हम खुश नहीं हैं, हमें सेल्फ रूल दो, ठीक है। लेकिन ये भी एक स्टेप था कि पहले हम थे जी एडवाइजरी बना के रखा हुआ था, उसके बाद जाके थोड़ी सी कहा था कि चलो अब आप थोड़ा सा डिबेट कर सकते हो, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ लो। फिर पार्लियामेंटों ने आके कहा था चलो अब क्रिटिसाइज़ कर लो और फॉलोअप, एक सेकंड, नहीं गलत कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, बाद में एक बार फिर से समराइज़ कर दूँगा, अभी तक आपने जो सुना वही सुनो। अच्छा, मोंटेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास होते हैं, अभी भी लोग नाराज़ हैं। तो दिल्ली प्रपोजल आता है 1924 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। वो ना अगली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना जो इंडिया की आने वाली है उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस पेश करते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह से एक साइमन कमीशन आया था 1927 में, इसकी बातों को भी किसी ने मुंह नहीं लगाया था, सारे अभी भी गुस्सा थे। इसकी वजह से यही बात है कि 1927 में साइमन कमीशन आया था और अभी भी लोग इसके बावजूद गुस्सा थे, वो कह रहे थे कि हमें सेल्फ रूल दो। और 1928 में फिर नेहरू ना अपनी रिपोर्ट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डालो, और 14 पॉइंट्स आपको पता ही है। फिर 1929 में एज अ रिस्पॉन्स आते हैं कायदे आज़म की तरफ से कि नहीं भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डालो कि सेपरेट इलेक्टेड दो वो जॉइंट की जगह। और इसके बाद फिर RTCs होती हैं, ये मैंने लेक्चर 4 वाली वीडियो में कवर किया हुआ है डिटेल में। ये बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपने मेंशन करनी है कि ये इवेंट्स हुए थे कि 1930 ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी डिसाइड करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की होगी। और एंड पे फिर 1933 में जाके एक वाइट पेपर पब्लिश हो जाता जिसके अंदर वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आ रही है ना इंडिया की, उसके अंदर क्या क्या होगा। तो आगे जाने से पहले एक बार पिछली वाली बातें फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। 1861 से पहले इंडियंस के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पहली बार आए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे, और अभी भी उनके पास बस यही था कि बस आप बैठे हुए हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरे में अब वो बजट के ऊपर डिबेट कर सकते थे, वोटिंग पावर्स अभी भी नहीं थी, फॉलोअप क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछ सकते थे। पहले यही था ना कि बस मतलब छोटे छोटे ओहदों पे लगा दिए, एग्जीक्यूटिव ओहदों पे वगैरह इस तरह के। लेकिन अब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके बैठे हुए हैं और वो बजट के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कब हुआ? 1892 में, 31 साल बाद जाके। उसके बाद 1902 में जाके क्या होता है, अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं और फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं मार्लियामेंटो के अंदर, ठीक है। मार्लियामेंटो ने इजाज़त दी थी कि आप बहस कर सकते हो। आगे मोंटेक चैम्सफोर्ड उनको फॉर्मल मेंबर्स बना लेता, ठीक है। ये है अभी तक हुआ। तो मोंटेक चैम्सफोर्ड 1919 में था, वो 1902 में था, तो ये भी देख लो कितना गैप है। जो भी है अभी तक ये हुआ बस, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा बकवास है लेकिन इसके अंदर देखने वाली बातें यही है कि क्या हो रहा है, इस तरह की डेवलपमेंट क्या हो रही है सेल्फ रूल के मतलब। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आ जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है बेसिकली, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पीछे पढ़ रहा था। तो इसके अंदर ये होता है कि फेडरल सिस्टम आता है और गवर्नर जनरल के पास वीटो और मतलब बिल्स वगैरह को एडिट करने की पावर्स हैं। मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा ना नॉन प्रोफेशनल वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एडिटिंग पर्म्स नहीं कहोगे, आप यहाँ पे ये कहोगे कि वो मतलब जो बिल्स आ रहे थे उनको चेंज कर सकता था। खैर अप्रूवल से पहले। उसके अलावा डायरकी की बात आती है। अच्छा, ये कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये नहीं कहना शुरू कि यार जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें डायरकी का सिस्टम था, ये नहीं होता। ये बस एक क्रिटिक्स ये टर्म यूज़ करते हैं कि ना ये डायरकी चल रही है, ठीक है, मतलब ये फैशिज्म हो रहा है, इस तरह से ही करते हैं, ठीक है। बस ये अहम ही एक तोहमत सी लगाई हुई है, तोहमत तो नहीं है खैर, वैलिड है, बस ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक लेबल है।
इसके अंदर बेसिकली डिस्क्राइब क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था ना, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल मेंबर्स का। ठीक है, ट्रांसफरेबल मेंबर्स वो होते थे जो लोगों ने इलेक्ट किए होते थे, उनको बेशक उतार सकता था गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल वो होते जो गवर्नर जनरल ने खुद लगाए हुए हैं, उनको नहीं कोई उतार सकता क्योंकि गवर्नर जनरल ने लगाए हुए हैं उनको। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड था ना अभी भी, इसको सिस्टम ऑफ डायरकी कहा जाता है कि यार ये तो डबल सिस्टम चल रही है, क्या मजाक है, ना इधर की ना उधर की। तो ये हो गया ख़त्म आपका लेक्चर 6, यस हाँ 6 ही हुआ। अच्छा, उसके अलावा बस एक छोटी सी बात और है, मैंने नोट्स में लिखी हुई है मैंने ये बात, लेकिन मैंने कोर्स आउटलाइन चेक की है, उन दोनों ना 5 में आ रहा है, ना 6 में आ रहा है, ना 7 में आ रहा है, ना 8 में आ रहा है। लेकिन मैम ने इस ही दौरान में पढ़ाया था, मतलब लेक्चर 6 के बाद पढ़ाया था, लेक्चर 7 से पहले पढ़ाया था। तो मैंने एक स्लाइड में बस इंक्लूड कर दिया कि वो क्या था, कि अगर कोई सवाल एक आधा आ जाए। तो यही है कि अर्ली चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान क्या थे, कि वर्कर्स अनस्किल्ड थे, ईस्ट वेस्ट डिस्पैरिटी थी, वाटर डिवीजन के इशूज़ चल रहे थे, और जो फंड्स प्रॉमिस किए गए थे कि आपको मिलेंगे डिवीजन के बाद, वो कभी भी नहीं मिले, और साथ जनाह की हल जा रही थी। बस आगे जो लेक्चर 7 और 8 है, ये वीडियो मैंने पहले की बनाई हुई है, ये देखने वाली चीज़ है क्योंकि इसके अंदर मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया हुआ है। तो ये ख़त्म हो गया। और डीएलडी की जो वीडियो है उसके बारे में यही है कि मैं अभी काम कर ही रहा हूँ उसके ऊपर, ये पास पेपर वगैरह शायद कवर करूँ अगर टाइम मिला उसका। ये बस अपडेट थे, बाय बाय।